आपका मेरे YouTube चैनल YDCC स्टडी पॉइंट में। उम्मीद है आप सभी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके अलावा मैं ये भी आशा करता हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखी होंगी, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियोस को देखें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एल्केन के अलावा एल्कीन और एल्काइन के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको ज्ञात हो तो एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्कीन तथा एल्काइन जो होता है वो अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। तो एल्केन को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो आइए अब हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों अगर बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड पाया जाता है दो कार्बन एटम के बीच में। इसके अलावा उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे दोगुनी संख्या हाइड्रोजन की रहेगी। इसके अतिरिक्त ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट बहुत ध्यान देने योग्य है, काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको जरूर जानना चाहिए कि एल्केन में मीथेन फर्स्ट मेंबर पाया जाता है, जबकि एल्कीन तथा एल्काइन में फर्स्ट मेंबर जो कि मीथीन और मीथाइन है नहीं पाया जाता है। तो आइए इन सभी बातों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एल्कीन को। तो अगर बात करें बच्चों एल्कीन की तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रखना है वो यह है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड मतलब कि द्विबंध होता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, लेन देन किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन बिटवीन टू कार्बन एटम्स। आप हमेशा याद रखेंगे, सतर्क रहेंगे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के ही बीच में लग सकता है, कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं लग सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एल्कीन की तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो आप याद रखेंगे कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अर्थात अगर लास्ट में n आपको कहीं दिख जाए तो आप दोगुने से दो अधिक हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और अगर en सफिक्स दिख जाए, प्रत्यय दिख जाए, तो आप लास्ट में CnH2n मतलब दोगुने का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इसके अलावा एल्कीन जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद है ये 3 पॉइंट आपको समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले आप इन तीनों पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर ले, फिर हम आगे समझ लिए होंगे और नोट कर लिया होगा अपने कॉपी में। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक और इम्पोर्टेंट चीज एल्कीन के बारे में जानते हैं, और वह यह है कि एल्कीन ग्रुप के मेंबर को जब हम नेमिंग करते हैं, एल्कीन समूह के सदस्यों को जब हम नाम देते हैं, नामकरण करते हैं, तो उसमें प्रत्यय सफिक्स इन लगाना चाहिए। सफिक्स इन लगता है, मतलब कि चौथा पॉइंट हो जाएगा सफिक्स, जिसको आप हिंदी में प्रत्यय भी कहते हैं। इन इज यूज्ड इन नोमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण में, हाइड्रोकार्बन को नाम देने में हम सफिक्स इन यूज करते हैं। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप रेड पेन से अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि आप दोबारा जब रिवीजन करें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो। तो अब बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और सबसे पहले हम
ग्रुप मेंबर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, फिर बाकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको भी आप पहले नोट कर लीजिए। फिर तो उम्मीद है आपने पॉइंट को नोट कर लिया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एल्कीन के सदस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ देर पहले बच्चों हमने आपको बताया कि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर नहीं पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले उस कारण को समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अब अगर बात करें पहले मेंबर की, तो पहले मेंबर को हम लोग बोलते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथ, और अगर हमको एल्कीन ग्रुप का बनाना है तो ENE जोड़ना पड़ेगा, मेथीन हो जाना चाहिए। तो कुछ बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब एल्केन में मीथेन हो सकता है तो एल्कीन में मीथीन क्यों नहीं हो सकता है। तो आपके लिए बच्चों मेरा यही जवाब है कि देखिए, अगर हम बात करें मीथीन की, तो मीथीन का अर्थ है कि एक कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन इससे जुड़े रहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम CH2 लिख देते हैं, जो कि फॉर्मूले के हिसाब से सही भी है, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप गलती कर देंगे, वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला तो सही है, तो आप कहेंगे कि सर फिर आप गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा रहा हूं। आप जब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ते हैं। अगर बात करें मीथेन की, तो इसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस होना चाहिए, क्योंकि कार्बन के पास यदि 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन को देगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को देगा। लेकिन बच्चों आप कहेंगे कि वैलेंसी भी सेटिस्फाई है, तो मेरा आपसे सिंपल ये क्वेश्चन है कि क्या हाइड्रोजन कभी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, अस्थायी होने के लिए हाइड्रोजन को मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। अगर हम इसे 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे तो फिर वो लिथियम और बेरिलियम बन जाएगा, जो कि स्टेबल नहीं होता है। तो आप याद रखें कि कोई भी अभिक्रिया केमिस्ट्री में होती है तो एलिमेंटों का ये भरसक प्रयास होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके हमें नोबल गैस की तरह बनना है, और उसी क्रम में ये लोग एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करते हैं और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, पता चलेगा कि हाइड्रोजन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। यही कारण है कि मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है, मीथेन पाया नहीं जाता है। तो बच्चों अगर आप यही कॉन्सेप्ट सिमिलर मिथाइन के भी केस में होगा, जब हम एल्काइन पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका कारण आपके सामने हमने लिख दिया है, तो इसको भी कहीं नोट कर लीजिए और आप एक क्वेश्चन लिखें कि व्हाई मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात मीथेन क्यों नहीं पाया जाता है। तो तुरंत इस क्वेश्चन को नोट करें और इसका उत्तर भी लिखें। लिखिए, सिंस हाइड्रोजन कैन गेन only 1 electron to be stable, since hydrogen can gain only 1 electron to be stable, but in alkene group double bond is found which is not possible with hydrogen, so methane does not exist। और मिथाइन के केस में भी लगभग आपका यही उत्तर होगा, केवल डबल बॉन्ड के जगह आप ट्रिपल बॉन्ड लिख देंगे, आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार दोनों को मिला के पूछ देता है कि व्हाई मीथेन एंड मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसके लिए आप आंसर करेंगे कि हाइड्रोजन कैन नॉट गेन 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, सो मीथेन एंड मिथाइन डज नॉट
exist। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि एल्कीन समूह में 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण ये संभव नहीं है कि मीथेन अस्तित्व में बना रहे। तो उम्मीद है आपने एक एक पॉइंट को नोट किया गया होगा। तो चलिए, मीथेन तो होता नहीं है, तो हम इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और बाकी मेंबर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, आंसर को भी, और इस कॉन्सेप्ट को कहीं उसके आसपास लिख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहेगा। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, कॉपी पे लिख लिया होगा। तो अगर हम मेंबर्स की बात करें तो फिर आप 2 कॉलम बनाएंगे और एक एक करके सबको हम समझते चलेंगे। चलिए, तो 2 कॉलम बनाइए, मेंबर और स्ट्रक्चर। मेंबर और स्ट्रक्चर, समूह के सदस्य और समूह के सदस्य की संरचना। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले सदस्य की, तो मीथेन और मिथाइन तो पाया ही नहीं जाता है, तो हम इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आदि की बात करेंगे। तो अगर बात करें प्रोपीन की, तो प्रोपीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रोपीन बना हुआ है प्रोप प्लस इन से, और प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। यदि आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा, पता होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 कार्बन, और जितनी कार्बन की संख्या होगी उससे 2 गुनी हाइड्रोजन की संख्या हमको लेना है। किस केस में? एल्कीन के स्थिति में। एल्कीन के स्थिति में तो कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन का संख्या 6 हो जाएगा। अब आते हैं इसकी संरचना की तरफ। तो पहला काम हमने बताया था कि जितने कार्बन हैं पहले उनको लिख लीजिए। दूसरा काम कि ग्रुप के हिसाब से सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। और तीसरा काम कि कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी को मेंटेन करिए। तो आइए सबसे पहले हम 3 कार्बन बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 3। आपने 3 कार्बन बना लिया, और किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में, याद रखिए, केवल और केवल 2 कार्बन एटम के बीच में ही एक बार एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि 2 या 3 बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, जो आपको गलती नहीं करना है। क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड 2 या 3 बार लगाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका स्ट्रक्चर, संरचना जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे, बस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो का लाभ लेते रहें। तो सबसे पहले हमने 3 कार्बन लिखा, 1 2 3। दूसरा काम, किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगाइए। तो मान लीजिए कि हर्षित बोलेंगे कि मैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाऊंगा, तो चलिए लगा देते हैं। तो उसके अलावा जो भी कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। और तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन की संख्या को मेंटेन करना। तो आइए उसको मेंटेन करते हैं, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो आप अगर ध्यान देंगे तो पहला वाला कार्बन पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, शेयरिंग कर चुका है। तो केवल और केवल आप 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ पाएंगे। अगर बात करें दूसरे कार्बन की, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है पहले कार्बन को और 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तीसरे कार्बन को। तो इसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा है शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे सिंगली सिर्फ 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। जबकि बात करें तीसरे कार्बन की, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जिसके चलते इसके पास 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के बाद 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, कार्बन की संख्या जितना दिया है उतना होना चाहिए। दूसरा, हाइड्रोजन की संख्या उस हिसाब से व्यवस्थित होनी चाहिए। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, वो यह है कि कभी भी एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में 2 बार या 3 बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड केवल और केवल
एक बार ही लग सकता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए 2 बार या 3 बार डबल बॉन्ड लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हमने डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, फिर लगा लीजिए। अब देखते हैं क्या आपका सही जवाब है कि गलत है। तो मान लीजिए कि 3 कार्बन है, 1 2 3 C1 C2 C3। तो अगर आप दोनों जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे लाइक दिस, इस प्रकार से, तो आप जब हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाएंगे तो गलती करेंगे। देखिए कैसे। अगर पहले कार्बन की बात करें तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो यहां तो आप डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। लेकिन जब आप दूसरे कार्बन के पास जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने पहले कार्बन को और 2 इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे कार्बन को पहले से ही शेयर कर लिया है। तो यहाँ पे आप एक भी हाइड्रोजन नहीं लिख सकते हैं। चलिए आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन और जोड़ देता हूं। तो अगर आप गिनेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 होगी, जबकि फॉर्मूले में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 6 ही होनी चाहिए। तो अगर आप 2 या 2 से अधिक बार डबल बॉन्ड लगाएंगे तो भले आप खुद को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और आप अपना स्ट्रक्चर गलत बना के आ जाएंगे। आपका नंबर कट जाएगा, आपको लगेगा कि आपने सही किया है, पूरे नंबर आ रहे हैं, और आप गलती करके नंबर कटवा के आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के मेंबर की स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस मामले में जरूर सतर्क रहिएगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए प्रोपीन की सही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सही स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले जितने कार्बन है उसको लिखिए, 1 2 3 C1 C2 C3 C1 C2 C3। तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब कोई बच्चा हो सकता है कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में लगाए, कोई बच्चा हो सकता है कि दूसरे और तीसरे के बीच में लगाए। तो मान लीजिए कि ए जो है उसने पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड लगाया और दूसरे और तीसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया। ठीक है, तो इस स्थिति में स्ट्रक्चर जो है ये समथिंग लाइक दिस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बी है, 2 बच्चे ए और बी हैं, तो कह रहा है कि नहीं, मैं पहले और दूसरे के कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाऊंगा। याद रखिएगा कि एल्कीन और एल्काइन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में लग सकता है। तो अगर हम बात करें बी की तो वो क्या करेगा कि C1 C2 और C3 है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो उस स्थिति में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 और 2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस चीज को उलट के इस साइड लेते गए हैं, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके राइट में ले गया है और राइट वाले को लेफ्ट ला दिया गया है। ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए डबल बॉन्ड यहां से उठ के यहां आ गया और सिंगल बॉन्ड यहां से उठ के यहां आ गया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को हम लोग कहते हैं आइसोमरिज्म, समरूपता। क्योंकि इस स्थिति में फॉर्मूला नहीं बदलता है, फॉर्मूला सेम रहता है, जबकि इसका रूप, इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो अगर भविष्य में कोई आपसे पूछे कि आइसोमरिज्म क्या होता है, समरूपता क्या होता है, तो आप बताएंगे कि द मॉलिक्यूल्स और द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम फॉर्मूला but different structures are called isomers and this phenomenon is called isomerism। अर्थात समरूपता वह घटना है जिसमें हाइड्रोकार्बन की सूत्र जो है वो समान रहती है लेकिन संरचना अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। तो आप इसे भी नोट कर लें, फिर आगे हम समझेंगे। जब अच्छा पढ़ाएंगे तो 1 घंटा बच्चा पढ़ाएगा, भी समझते हैं। तो बात करें चौथे मेंबर की, तो चौथा मेंबर जो होता है
सॉरी, आप मुझे माफ करें, मैंने प्रोपीन का बताया, इथीन का नहीं बताया, तो पहले इथीन को भी समझा देता हूं। तो दूसरे मेंबर को गलती से मैंने स्किप कर दिया था, माइंड से उतर गया था। तो आइए पहले दूसरे मेंबर को समझते हैं। दूसरे मेंबर को समझते हैं जो कि है इथीन H+N से मिलकर बना है, और यहाँ पे C2H4 फार्मूला होता है। तो सबसे पहले 2 कार्बन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो C1 C2। तो अब 2 कार्बन है, तो इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगाए, एक बराबर होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और 2 हाइड्रोजन हमने एड अप कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोपीन की, ब्यूटीन की, क्योंकि प्रोपीन हम बता चुके हैं, ब्यूटीन की, तो ब्यूटीन का जनरल फॉर्मूला होता है ब्यूट प्लस इन से मिलकर बना है, और ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो C4H8 फॉर्मूला हो गया। तो पहले 4 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप याद रखें कि आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे हमें पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगाना चाहिए, ताकि स्ट्रक्चर हम आसानी से बना सकें। तो हमने पहले और दूसरे कार्बन के बीच लगा दिया, तो एक डबल बॉन्ड लग गया, उसके बाद बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड अपने आप लगा देना चाहिए। चलिए, सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने, अब इसको मेंटेन करते हैं। अब मान लीजिए कि गलती से मैंने शुरू में ही 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो आप पाएंगे कि कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जब पहले से ही दे चुका है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा होगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो यही गलती बच्चे अक्सर करते हैं, और अगर आप ये ध्यान देंगे तो बच जाएंगे और सवाल को सही कर पाएंगे। तो इस गलती को सुधार लेते हैं। 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर गलती होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड हैं, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज का होमवर्क नोट करिए, नेक्स्ट 3 मेंबर्स का आप नाम और स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अगर संभव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप उनका स्ट्रक्चर शेयर करने की कोशिश करेंगे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्ट्रक्चर को फोटो लेके शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो होमवर्क आपका है नेक्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है। अगले 3 सदस्यों का संरचना बनाना है, और प्रयास करना है कि 2 3 4 जितनी पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, उन सबको ट्राई करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय पे इसी उत्साह के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, फ्री एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन का लाभ लेते रहिए, और बोर्ड एग्जाम में टॉप करिए। जय हिंद, जय भारत।